जय हिंद। क्लास 9th विषय जो है सामाजिक विज्ञान का वीकली टेस्ट का हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। और इसमें जो भी क्वेश्चन रहता है वो एग्जाम के लिए और वीकली टेस्ट के लिए दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। वीकली टेस्ट बस खाली नाम का है और आप लोग बहुत बार जिद करते हैं कि ओरिजिनल क्वेश्चन डालिए, ओरिजिनल क्वेश्चन डालिए। देखिए, अगर ओरिजिनल क्वेश्चन के चक्कर में आप लोग रहते हैं तो बस खाली 16 प्रश्न का ही आंसर आप लोग को याद होगा, ओरिजिनल क्वेश्चन अगर हम लोग देते हैं तो। और अगर इस तरह से मॉडल सेट टाइप में आप लोग देते हैं तो सब सारा का सारा सेट देखिएगा और इस तरह में आप लोग एग्जाम जो है बहुत मजबूती से तैयारी हो जाएगा एग्जाम का। तो ओरिजिनल क्वेश्चन के फेर में मत रहिए। ओरिजिनल क्वेश्चन अगर आप लोग के डिमांड रहता है तो हम लोग देते ही देते हैं, लेकिन उसके चक्कर में नहीं रहिए। ओरिजिनल क्वेश्चन तो बस खाली स्कूल के लिए आ रही है। आप लोग का मॉडल सेट में 2-3 मॉडल सेट देखते हैं तो आप लोग का एग्जाम का जो है बेस मजबूत होता जाएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आप लोग का हर एक तरह का बोर्ड एग्जाम का तैयारी करवाया जाता है, चाहे वो क्वेश्चन आंसर करवाना हो, चाहे वीकली टेस्ट का तैयारी करवाना हो, या फिर तो फाइनल एग्जाम का तैयारी करवाना हो, या पीडीएफ नोट्स देना है, या फिर तो किसी बुक का कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाना है। सारा चीज इस चैनल पर करवाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का हम लोग प्रश्न देखते हैं वीकली टेस्ट का। सबसे पहला प्रश्न आता है कि एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा होता है ना, एक स्थलीय भाग जो है वो तीन ओर से क्या है, समुद्र से घिरा हुआ है, तो उसको हम लोग जो है प्रादीप्य बोलते हैं। तो इसका सही आंसर प्रादीप्य हो जाएगा। आगे आता है कि भारत के पूर्वी भाग म्यांमार की सीमा निर्धारण करने वाले पर्वतों के संयुक्त नाम क्या है? हिमाचल, पूर्वांचल, उत्तराखंड या इनमें से कोई नहीं? तो पूर्वांचल सही आंसर हो जाएगा, पूर्वांचल। आगे आता है गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी को हम लोग जो है क्या बोलते हैं? तो कन्नड़ बोलते हैं ना, कन्नड़ हो जाएगा सही आंसर। आगे प्रश्न आता है कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर, पूर्व का जो है सर्वोच्च सबसे ऊंचा शिखर जो है कौन है? तो महेंद्रगिरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो महेंद्रगिरी। पांचवा प्रश्न आता है कि पालमपुर गांव में, है ना, पालमपुर गांव के लोग का मुख्य पेशा जो था, मतलब मुख्य कार्य जो था वो क्या करते थे? तो खेती करते थे, है ना। पालमपुर के मुख्य पेशा जो था वो खेती था। आगे उत्पादन के मुख्य कारक कौन सा नहीं है? उत्पादन करने के लिए क्या इसमें से जो है जरूरत नहीं पड़ता है? भूमि, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी या बाजार? तो बाजार उत्पादन करने के लिए जरूरत नहीं है। बाजार में बस खाली बेचा जाता है, उत्पादन होने के बाद बेचा जाता है ना। लेकिन भूमि, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी जो है उत्पादन के लिए ये सब जरूरी है। आगे कि पालमपुर गांव में कितने प्रतिशत जनता खेती पर आश्रित था, मतलब खेती बाड़ी कितने लोग करते थे पालमपुर में? तो 75% इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे पालमपुर में कितने परिवार रहते थे? तो 450 परिवार रहते थे, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नवा प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत जो है कब हुआ था? तो 14 जुलाई 1789 को हुआ था। और टाउन हॉल के सामने जो है वो लगभग 7000 मर्द और औरतें जो थे वो शामिल थे। आगे की फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो पेरिस, इसका सही आंसर हो जाएगा पेरिस। तो ये 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा। आप लोग को अगर सेट 2 चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिए कि सेट 2 हम लोग को चाहिए। एग्जाम देखिए, ओरिजिनल क्वेश्चन के फेर में मत रहिए और ये मत बोलिए कि मतलब ये क्वेश्चन जो है कि एग्जाम में नहीं आया। अगर देखिए वीकली टेस्ट में नहीं आता है तो फाइनल एग्जाम में जरूर आएगा। ये जो भी क्वेश्चन हम लोग तैयार करते हैं वो क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन रिपीट कर करके जो पूछा हुआ है ना वो क्वेश्चन रहता है, जो कि हर बार जो है ना क्वेश्चन रिपीट करता है एग्जाम में। हर बार नया नया क्वेश्चन नहीं लाया जाता है। जो पूछा हुआ है बस खाली उसी क्वेश्चन बैंक निकालता है जो क्वेश्चन सेट करने वाला है, और वही क्वेश्चन को फिर बार रिपीट रिपीट कर देता है। इसलिए ये क्वेश्चन भला ही वीकली टेस्ट में आए ना आए, लेकिन फाइनल एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये सारा क्वेश्चन। आगे प्रश्न आता है सब्जेक्टिव प्रश्न कि संविधान संशोधन क्या है ना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में तो सब्जेक्टिव नहीं आता है, फिर भी जानकारी के लिए आप लोग जान लीजिए। संविधान संशोधन, देखिए यहाँ जो भी आंसर रहेगा वो लंबा थोड़ा रहेगा, ताकि ये आप लोग का 2, 3, 4, 5 सब नंबर में ये काम आएगा। अगर छोटा सा 2 नंबर का है तो आप लोग थोड़ा सा लिखिए, 4 लाइन लिखिए। तो संविधान संशोधन क्या होता है? तो संविधान संशोधन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी देश के संविधान में परिवर्तन या सुधार किया जाता है। फिर से बात समझिएगा, संविधान संशोधन क्या है? तो वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से क्या होता है, किसी भी देश का संविधान जो है, कोई भी देश का संविधान है और उसमें किसी प्रकार का जो है सुधार किया जा रहा है, परिवर्तन किया जा रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं संविधान संशोधन। यह प्रक्रिया विभिन्न देशों में अलग अलग होती है और इनमें से सामान्यतः निम्नलिखित चरण भी है। कब कब जब संविधान का संशोधन हो सकता है? प्रस्ताव, है ना, प्रस्ताव में हो सकता है, संसद में पारित हो सकता है, राज्य विधानसभा को स्वीकृति चाहिए, राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति चाहिए। तो ये सारा चीज पीडीएफ जो है आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहां से लोग कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर समझ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है सब्जेक्टिव का ही 2 नंबर का, बहुविधि फसल प्रणाली क्या है? तो शॉर्ट में अगर 2 नंबर में ये प्रश्न आता है तो आप लोग ये लिखिएगा कि बहुविधि फसल प्रणाली जो है वह कृषि पद्धति है जिसमें से जो है एक ही खेत में एक वर्ष के दौरान में एक से अधिक फसल की जो है खेती किया जाता है, उसी को बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं। 2 नंबर का आया तो इतना ही लिखना है। और इसका उद्देश्य है भूमि का उपयोगिता बढ़ाना और उत्पादन में विविधता लाना और किसानों का आय में वृद्धि करना, है ना। बहुविध फसल प्रणाली के कुछ प्रमुख प्रकार भी है, मिश्रित फसल प्रणाली, अंतर्वृत्तीय फसल प्रणाली और क्रमिक फसल प्रणाली, रिलेव क्रॉपिंग। ये सारा चीज आप लोग पीडीएफ में देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिएगा। नेक्स्ट आता है बांगर और खादर में क्या अंतर
है ना। बांगर और खादर जो है दोनों जो है वो जलोढ़ मिट्टी का ही प्रकार है ना। पुराना जलोढ़ का जो है वो बांगर बोल दिया जाता है और नया जलोढ़ को खादर बोला जाता है। तो ये दोनों में क्या अंतर है उस चीज को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बांगर और खादर दोनों ही भारत के नदियों में या फिर तो नदी घाटी में पाए जाने वाला प्रमुख प्रकार की मिट्टी है, जो कि जलोढ़ मिट्टी का ही प्रकार है। और विशेष रूप से ये जो है मिट्टी गंगा नदी और सहायक नदी के मैदान में फैला हुआ है। अच्छा, ये कहाँ है, इसका अंतर स्पष्ट करने के लिए बोला गया है। तो बांगर को हम लोग सबसे पहले देखते हैं। बांगर उच्च भूमि पर स्थित होता है और आमतौर पर जो है वो बाढ़ के पानी से सुरक्षित रहता है ना। बांगर ये हो गया, और ये बहुत मतलब पुराना जलोढ़ को बोला जाता है। खादर क्या है, खादर जो है निचली भूमि पर स्थित होता है और यह नियमित रूप से बाढ़ के पानी के साथ प्रवाहित होते रहता है, बाढ़ के पानी के साथ में बहते रहता है। मिट्टी की विशेषता, दोनों विशेषता क्या है बांगर और खादर में। तो बांगर जो है मिट्टी पुरानी मिट्टी होती है ना, पुरानी जलोढ़ को बांगर बोला जाता है। इसमें कंकड़ बजरी मात्रा ये सब बहुत अधिक होता है और ये आमतौर पर जो है वो कम उपजाऊ होते हैं। और खादर क्या है कि खादर मिट्टी नहीं होती है और ये बाढ़ के कारण हर साल नदियों द्वारा लाया जाता है, उपजाऊ जो है वो गाद से भर जाता है और ये मिट्टी अधिक उपजाऊ होता है। कृषि उपता बांगर में देख लीजिएगा, बांगर जो है कम उपजाऊ होने के कारण इसमें से कम फसल उत्पादन होता है, लेकिन यह लंबे समय तक स्थिर रहता है। और वही खादर क्या है कि यह अधिक उपजाऊ होने के कारण इसमें फसल उत्पादन अधिक होता है, लेकिन यह क्षेत्र जो है वो बाढ़ के कारण अस्थिर रहता है। जल का निकासी में देखिएगा, बांगर जो है वो बांगर क्षेत्रों में से जल का निकासी बेहतर होता है और खादर क्षेत्रों में से जल का निकासी खराब होता है। अब नेक्स्ट आता है कि लोकतंत्र का मुख्य विशेषता क्या है ना, लोकतंत्र का लक्षण क्या है। तो लोकतंत्र की मुख्य विशेषता जो है जनता की सर्वोच्चता। इसका मतलब है कि सरकार और उनकी नीतियां जनता की इच्छा और सहमति पर आधारित होती है। लोकतंत्र के निम्नलिखित हम लोग विशेषता देखेंगे। सबसे पहला विशेषता है कि जनता का शासन, है ना। लोकतंत्र पर जनता का शासन होता है, जनता जो अपना प्रतिनिधि को चुनाव करता है। दूसरा जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। जो चुनाव होता है किसी के पक्षपात में, कोई भी पार्टी का पक्षपात में नहीं होता, बल्कि ये स्वतंत्र होता है ना। नेक्स्ट आता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, है ना। इसमें क्या है कि लोकतंत्र में न्यायपालिका जो फैसला लेने वाला वो निष्पक्ष होता है, स्वतंत्र होता है ना। उस किसी का दबाव में न्यायपालिका नहीं होता है। कानून का शासन, सभी नागरिक जो है सरकार के कानून का पालन करते हैं। मौलिक अधिकार का संरक्षण इसमें है लोकतंत्र में, और उत्तरदायी और पारदर्शिता भी है। ये बहुत सारा जो है टॉपिक आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट आता है 15वां प्रश्न कि एक लोकतांत्रिक सरकार के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आ सकता है। एक लोकतांत्रिक सरकार है, उसका सामने बहुत सारा चैलेंज आता है, बहुत चुनौतियां आता है, और वो चुनौतियां कौन कौन सा है तो हम लोग एक एक करके देखेंगे, है ना। लोकतांत्रिक सरकार के सामने कई चुनौतियां आती हैं जो उनकी स्थिरता, प्रभावशीलता और न्यायपूर्ण शासक को प्रभावित कर सकती है। क्या क्या चुनौतियां रहता है। सबसे पहला चैलेंजेबल तो रहता है भ्रष्टाचार, है ना। लोकतंत्र जो सरकार होता है उसके सामने जो है भ्रष्टाचार की चुनौतियां रहता है कि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा होता है ना। सरकारी अधिकारियों और नेताओं के बीच भ्रष्टाचार जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर कर देता है और जनता का विश्वास को भी क्या करता है, कम करता है। उस तरह से ध्रुवीकरण का विभाजन होता है। मीडिया का स्वतंत्रता होता है ना। मीडिया जो स्वतंत्र है तो इसमें जो है कि कुछ भी दिखा सकता है जो सरकार करेगा। अल्पसंख्यकों के अधिकार, लोकप्रियता और पॉपुलिज्म, ये सारा चीज जो है वो क्या है, विशेषता है। संवैधानिक संकट, निर्णय लेने में धीमापन, आर्थिक असमानता। आप लोग जो है ना टॉपिक याद रखिए और टॉपिक के बाद थोड़ा सा डील कर दीजिएगा अपने से, एग्जाम अच्छा से निकल जाएगा। लास्ट प्रश्न आता है कि फ्रांस की क्रांति किन परिस्थितियों में शुरू हुआ। फ्रांस की क्रांति हुआ था ना, तो ये कैसे शुरू हुआ। तो फ्रांस की क्रांति जो है शुरुआत में कई जटिल परिस्थितियों के कारण परिणाम स्वरूप जो है 1789 में शुरू हुआ था फ्रांसीसी क्रांति। इसका मेन कारण क्या क्या है। सबसे पहला कारण है सामाजिक असमानता। समाज जो था 3 भाग में बटा हुआ था। पादरी था पहला, है ना, कुलीन था दूसरा, और तीसरा जो था वो मध्यम वर्ग आ गया था, है ना, जिसमें कि किसान, श्रमिक, बौद्धिक वर्ग शामिल थे और जिनका जनसंख्या अधिकांश हिस्सा था। दूसरा कारण था कि आर्थिक संकट, है ना। फ्रांस की आर्थिक स्थिति जो था खराब हो गया था। सरकार जो था भारी कर्ज में डूब गया था, और विशेष रूप से अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन के बाद जो है यह कर प्रणाली, अत्यधिक कर भी बढ़ा दिया गया था। भूखमरी और खाद्य संकट भी आ गया था, है ना। 1780 के दशक में फसल जो था खराब हो गया था और संकट स्थिति जो था और भी गंभीर बन गया था और हर एक चीज का जो है दाम बढ़ गया था। और इसलिए लोग जो जनता जो था वो सरकार से नाराज था, असंतोष था। और प्रभुत्वता का प्रभाव, जॉन लॉक, वाल्टेयर, रूसो जैसे विचारक जो है वो सामने आए। राजनीतिक स्थिरता था, राजकोष जो था वो संकट में था। ये स्टेट जनरल का बैठक हुआ था, ये सारा वजह था। तो ये सेट 1 खत्म होता है। सेट 2 चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, और सेट 2 हम लोग बनाएंगे जरूर आप लोग के लिए, सारा क्वेश्चन टाइप करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।